बीते एक साल में बाजार का प्रदर्शन कुछ खास अच्छा नहीं रहा है। निफ्टी केवल 3.5% के आसपास ही चला है, लेकिन इस दौरान ऑटो सेक्टर ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है और निवेशकों को 18% से ज्यादा का जबरदस्त रिटर्न दिया है। पर क्या साल 2023 भी ऑटो सेक्टर के लिए अच्छा रहेगा और 2022 जैसे ही रिटर्न डिलीवर करेगा? अगर हां, तो क्या मारुति में पैसा लगाने का सही समय है या फिर टाटा मोटर्स में? नमस्कार, मैं हूं संदीप ग्रोवर और स्वागत है आपका हमारे खास शो स्टॉक्स मुकाबला में। आज हमारा फोकस रहने वाला है ऑटो सेक्टर पर और इस क्षेत्र की दो दिग्गज कंपनियों मारुति और टाटा मोटर्स के बीच होगा आज का मुकाबला। तो मुकाबला शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं कि इन दोनों स्टॉक्स यानी टाटा मोटर्स और मारुति की किन पैरामीटर्स के ऊपर तुलना होगी। और जो 9 पैरामीटर्स मनी9 ने आपके लिए तैयार किए हैं वो एक एक करके मैं आपके सामने रखता हूं। पहला है कंपनी का इतिहास, यानी कि इन दोनों कंपनियों का इतिहास किस तरह का है। बहुत पुरानी कंपनियां हैं, अच्छा खासा एक्सपीरियंस दोनों कंपनियां ही होल्ड करती हैं, तो उस लिहाज से आज तक इन कंपनियों ने क्या क्या अचीव किया है इस पैरामीटर के जरिए समझेंगे। फ्यूचर की बात करेंगे, ईवी, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर अब पूरा फोकस देखने को मिल रहा है। ऑटो सेक्टर का जो ट्रांजिशन है वो इसी तरफ हो रहा है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ पूरा सेक्टर मूव कर रहा है। तो दोनों कंपनियां इस सेगमेंट को लेकर किस तरह की तैयारी कर रही हैं, किस तरह का रुझान है इनका, शेयर होल्डिंग पैटर्न में समझेंगे कि संस्थागत निवेशकों का किस तरह का हिस्सा है, प्रमोटर कौन है कंपनी के, किस तरह की होल्डिंग है उनकी, अभी तक का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो किस तरह का रहा है उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे, वित्तीय प्रदर्शन में, और शेयरों ने किस तरह का रिटर्न दिया है, यानी कि अब तक इन कंपनियों ने कैसा परफॉर्म किया है, जो अभी तक इस कंपनी के शेयरधारक थे उन्होंने किस तरह के रिटर्न्स एंजॉय किए हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। एक्सपर्ट से जानेंगे कि पिछले 5 साल में इन दोनों कंपनियों के लिए सबसे खराब और सबसे अच्छा इवेंट कौन सा रहा है, जिसने स्टॉक प्राइसेस के लिहाज से सबसे ज्यादा इंपैक्ट किया है इन दोनों कंपनियों को, वो भी आपके सामने रखेंगे। ब्रोकर्स की राय में ये समझेंगे कि अब किस तरह के टारगेट इन दोनों कंपनियों के लिए ब्रोकर्स रख रहे हैं, अपसाइड किस तरह की, यानी कि मौजूदा लेवल से शेयरों में और ऊपर जाने की गुंजाइश किस तरह की है, ये हम 7वें पॉइंट में समझेंगे। वैल्यूएशन किस तरह के हैं, दोनों कंपनियों किस तरह की वैल्यूएशन की स्थिति दिखा रही हैं, ये भी समझेंगे। और आखिर में चलेंगे एक्सपर्ट के पास और ये समझेंगे कि आखिर नतीजा क्या है। ऑटो सेक्टर में अगर रहना है तो टाटा मोटर्स बेहतर है या फिर मारुति बेहतर है। और इसे आज समझाने के लिए, इसमें मदद करने के लिए आज के जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो है शेयर इंडिया के वीपी रिसर्च रवि सिंह जी, और उनसे जानेंगे कि निवेश के लिहाज से ऑटो सेक्टर में क्या मारुति बेहतर है या टाटा मोटर्स बेहतर है, क्योंकि दोनों कंपनियां बहुत अच्छी हैं, बहुत बड़े स्केल पे ऑपरेट करती हैं, तो क्या दोनों को ही पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। इस पर उनसे निवेश के नजरिए से बातचीत करेंगे और मुकाबले का जो विजेता है वो भी घोषित करेंगे। तो रवि सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मनी9 पर आज अपना समय देने के लिए। जी नमस्कार, धन्यवाद मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। बिल्कुल सर, कुछ 9 पैरामीटर्स हैं जो कि हमने डिज़ाइन किए हैं, जिसके बेसिस पे आज हम टाटा मोटर्स और मारुति का जो फैसला है उसके ऊपर पहुंचेंगे। कुछ एक पैरामीटर्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा था कि जो पहला पैरामीटर है वो कंपनी का इतिहास है, यानी कि इन दोनों कंपनियों ने अब तक किस तरह के जो अचीवमेंट्स हैं वो देखे हैं। अगर हम मारुति से शुरुआत करें तो आप देखेंगे कि जो जापान की कंपनी है सुजुकी मोटर, ये इस कंपनी की सब्सिडरी, यानी कि ये एक्चुअली कंपनी देखा जाए तो एक जापानी कंपनी कहना चाहिए, बल्कि भारत की कंपनी नहीं है। भारत में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ ये बेचते हैं ईवीज, ये पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की जहाँ तक बात है तो ये 3 दशक से मार्केट लीडर जरूर हैं, लेकिन ये इंडियन कंपनी नहीं है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि जो जापान की कंपनी है सुजुकी मोटर, वो इसमें मेजॉरिटी हिस्सा होल्ड करते हैं, जिस वजह से मारुति सुजुकी इंडिया जो है वो सुजुकी मोटर की सब्सिडरी है। ये मैं आगे आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी समझाऊंगा। ये इसलिए है क्योंकि आप देखिए जो इतिहास है वही बताता है। 1981 में क्या हुआ था, सरकार और सुजुकी मोटर ने इस कंपनी की शुरुआत करी थी। तब सुजुकी मोटर के पास, जो जापान की कंपनी है, उनके पास 26% हिस्सा था। बाद में क्या हुआ, 1991 जब लिबरलाइजेशन हुआ था, हमारी इकोनॉमी जब खुली थी, उस समय सुजुकी मोटर ने अपना जो हिस्सा है उसे बढ़ाकर 50% कर लिया था और 2002 में बाद में जो हिस्सेदारी है उसे बढ़ाकर 54.2% कर लिया था। यानी कि उनके पास मेजॉरिटी हिस्सेदारी है, 50% से ज़्यादा हिस्सा जापान की जो कंपनी है सुजुकी, वो मारुति सुजुकी इंडिया में होल्ड करती है। ये इनकी मेन प्रमोटर है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मारुति को आप एक जापानी कंपनी के तौर पे देख सकते हैं। अब इनके जो प्लांट्स है उसकी बात कर लेते हैं, जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि किस स्केल पे ये कंपनी ऑपरेट करती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 3 प्लांट्स हैं इस कंपनी के। मारुति के 2 प्लांट्स हैं जो कि हरियाणा में है, एक गुड़गांव में, एक मानेसर में है, और साथ ही सुजुकी मोटर जो कि जापान की कंपनी है, जब मैं बार बार कह रहा हूं इनका गुजरात में प्लांट लग रहा है। इसके बारे में हम आगे भी डिटेल में बातचीत करेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए इन तीनों प्लांट्स के जरिए इनकी जो टोटल उत्पादन क्षमता है, जो
टोटल कैपेसिटी है, सालाना क्षमता अगर आप देखेंगे तो 22.5 लाख व्हीकल्स के आसपास ये सालाना उत्पादन करते हैं, यानी कि 1.5 लाख से ज़्यादा गाड़ियां इनके पास क्षमता है, हर महीने से ये बना सकते हैं, उससे ज़्यादा गाड़ियां इनफैक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस स्केल पर मारुति सुजुकी ऑपरेट करती है। और जैसे मैंने कहा, पिछले 3 दशक से यानी कि 30 सालों से अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में मार्केट लीडर है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस स्केल पे ये कंपनी ऑपरेट करती है, प्रमोटर्स की कितनी हिस्सेदारी है, कौन इसका प्रमोटर है, कितना उत्पादन ये करते हैं। और पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में ये मार्केट लीडर कंपनी है और आज से नहीं है, पिछले 3 दशक से यानी कि 30 सालों से अगर आप देखेंगे तो ये जो लीडरशिप का ट्रैक रिकॉर्ड है ये मारुति कहीं ना कहीं मेंटेन करता हुआ नजर आ रहा है। अब चलते हैं टाटा मोटर्स की तरफ, उनका जो इतिहास है वो समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये कंपनी अगर आप देखेंगे तो टाटा ग्रुप की ग्लोबल ऑटो कंपनी है। इसका कारोबार का इतिहास अगर आप देखेंगे तो मारुति से भी पुराना है। 1950 से पहले, इनफैक्ट आज़ादी से पहले से ये कारोबार इनका शुरुआत हो गई थी। 1945 में इन्होंने कारोबार की शुरुआत करी थी। 1954 में इन्होंने सीवी सेगमेंट में एंट्री करी थी। इन्होंने डेमलर और बेंज के साथ एक पार्टनरशिप करी थी, जिसके जरिए ये सीवी सेगमेंट में उतरे थे। इनफैक्ट इनकी मेन पकड़ इसी बात पे थी, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट पे, यहीं से इनकी शुरुआत हुई थी। और टाटा मोटर्स एक जमाने में ट्रकों के लिए ही जानी जाती थी। सीवी सेगमेंट पे इनकी जो मजबूत पकड़ है उसी के लिए ही टाटा मोटर्स का नाम बहुत ज्यादा फेमस था। 2004 में इन्होंने डेब्यू का एक अधिग्रहण किया था, डेब्यू कमर्शियल व्हीकल का। और उसके बाद 2008 में इन्होंने JLR यानी कि जैगुआर लैंड रोवर को खरीदा था। इससे इनकी जो ग्लोबल पहुंच है, जो ग्लोबल मौजूदगी है, वो कहीं ना कहीं और बढ़ती हुई दिखी थी। इनफैक्ट ये वही साल था इन्होंने JLR को खरीदा था और उसी साल में इन्होंने टाटा नैनो को भी लॉन्च किया था, जो कि रतन टाटा साहब की एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, जो कि हालांकि अच्छा नहीं चल पाया था, फेल हो गया था। उसके कुछ राजनीतिक कारण थे जिसके ऊपर हम नहीं जाएंगे, लेकिन 2008 में ही टाटा नैनो को लॉन्च किया गया था और 2008 में ही इन्होंने JLR का अधिग्रहण किया था। और JLR का कंट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे टाटा मोटर्स के बुक्स में, अगर बैलेंस शीट में देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो आज JLR काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंस रखती है। और इनफैक्ट इनकी जो ग्लोबल प्रेजेंस है उसमें भी JLR का काफ़ी बड़ा हिस्सा है। इनफैक्ट ये कंपनी अगर आप देखेंगे ग्लोबल प्रेजेंस है, जैसे मैंने कहा, यूके में मौजूदगी है, दक्षिण अफ्रीका में है, दक्षिण कोरिया में भी इनके प्लांट्स हैं। और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में अगर आप देखेंगे तो आज भी ये कंपनी मार्केट लीडर है। नो डाउट पिछले कुछ सालों में इन्होंने SUVs के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस बढ़ाया है, जिस वजह से इनकी पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में भी जो पकड़ है वो काफ़ी मजबूत होती हुई दिखी है, जिससे इनका जो कारोबार है उसमें क्वार्टरली बेसिस पे ये प्रॉफिट में भी आए हैं। वित्तीय प्रदर्शन में आगे और भी समझेंगे, लेकिन फिलहाल देखा जाए तो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में ये कंपनी मार्केट लीडर है। तो उस लिहाज से देखा जाए टाटा समूह की ये कंपनी है, ग्लोबल ऑटो कंपनी है और JLR के जरिए इनकी जो प्रेजेंस है वो ऑलमोस्ट दुनिया के कई देशों में आपको नजर आएगी। तो कंपनियों का इतिहास हो गया, ये तो बात हो गई अब तक इन कंपनियों ने कैसा परफॉर्म किया है। अब जरा फ्यूचर की बात करते हैं, यानी कि आगे आने वाला जो समय है इन दोनों के कंपनियों के लिहाज से कैसा है। और ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ट्रांजिशन किस तरह का होता है। ट्रांजिशन हो रहा है EV में, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उसकी ओर पूरी जो इंडस्ट्री है वो मूव करती हुई दिख रही है। और मारुति सुजुकी अगर हम बात करें तो इसमें आपको पिछड़ती हुई नजर आएगी। अभी भी इनका ये कहना है कि 2025 में, यानी कि हम 2023 में हैं, यहां से 2 साल का और आपको समय कम से कम इंतजार करना होगा, जब आप मारुति सुजुकी की पहली EV गाड़ी, पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी रोड्स पे आते हुए देखेंगे। उसके लिए आपको 2 साल का इंतजार करना होगा और 2030 तक ये कह रहे हैं कि 6 EV लॉन्च करेंगे। तो उस लिहाज से देखा जाए मारुति भी इस और मूव कर रहा है, लेकिन टाटा मोटर्स के मुकाबले, हम आगे और समझेंगे, टाटा मोटर्स के मुकाबले थोड़ी सी ये पीछे नजर आ रही, क्योंकि इनका ज्यादा फोकस अगर आप देखेंगे, एक समय इन्होंने अपनी जो डीजल गाड़ियां हैं वो फेज आउट कर दी थी, उसके बाद पेट्रोल पे फोकस था और अब ज्यादा फोकस इनका CNG के ऊपर है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पे अभी भी ये 2 साल दूर हैं जब अपनी जो पहली EV है वो लॉन्च करते हुए दिखेंगे। सुजुकी गुजरात के प्लांट में करीब 10,400 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश कर रही है। यही वो प्लांट है जहां पे इनका पूरा जो EV का जो सेटअप है वो तैयार किया जा रहा है। EV और EV बैटरी उत्पादन पर ये जो निवेश है वो सुजुकी की ओर से किया जा रहा है, जिसके बाद ये EV पहला लॉन्च करते हुए दिखेंगे। और नए जमाने की तकनीक के लिए इन्होंने टोयोटा के साथ एक करार भी किया है। फिलहाल अगर आप देखें तो ये हाइब्रिड गाड़ियां जरूर प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें हाइब्रिड गाड़ियों में अगर आप देखेंगे तो TDS यानी कि तोशिबा डेंजो और सुजुकी के गुजरात के प्लांट से ये बैटरी की सोर्सेज करते हैं, जिससे जरिए ये अपनी जो हाइब्रिड गाड़ियां हैं वो फिलहाल प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इनकी खुद सामने से कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिहाज से देखा जाए ना तो कोई इनके पास प्रोडक्ट है, ना ही खुद की बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग है। अभी ये JV के जरिए अपना जो बैटरी सोर्सिंग है ये करते हैं, जो कि इनकी हाइब्रिड गाड़ियों में इस्तेमाल होते हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए
फ्यूचर के लिहाज से यानी कि जो ट्रांजिशन हो रहा है पूरे सेक्टर में ईवी को लेकर, उसमें मारुति आपको थोड़ी सी पीछे नजर आएगी। अब जरा बढ़ते हैं टाटा मोटर्स की ओर कि ईवी सेगमेंट में टाटा मोटर्स की पकड़ किस तरह की है। जैसे मैंने कहा कि पिछले कुछ समय में इन्होंने अपना जो एसयूवी सेगमेंट है उसके ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया है, और ना केवल एसयूवी सेगमेंट, ईवी सेगमेंट के ऊपर भी इन्होंने बहुत ज्यादा आक्रामक तरीके से फोकस किया है। इनफैक्ट आप देखेंगे तो ये ईवी का प्रोडक्शन अभी कर भी रहे हैं। सालाना 50,000 ईवी बेचने वाली देश की पहली कंपनी है। 2022 के आंकड़े हैं जो कि आपके सामने हैं। ये 50,000 गाड़ियां पिछले साल में बेच चुके हैं, और आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट मूवर का जो एडवांटेज है वो कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स के पास आपको साफ तौर पे नजर आएगा। एक तो नेक्सॉन और दूसरा टिगोर, ये दो ऐसी गाड़ियां हैं जो कि इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल मार्केट में 90% के आसपास का मार्केट शेयर होल्ड करती हैं। यानी कि टाटा मोटर्स का जो अर्ली मूवर एडवांटेज है वो आपको मार्केट शेयर के आंकड़ों में भी साफ तौर पे नजर आएगा। 90% के आसपास का जो मार्केट शेयर है वो टाटा मोटर्स ही इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में होल्ड करता है। ईवी का जो कुल बिक्री में आप योगदान देखेंगे वो 8 से 9% के आसपास है, और ये बातचीत यहीं पर नहीं रुक जाएगी। टाटा मोटर्स का देखिए विजन बहुत क्लियर है कि ये जो ट्रांजिशन हो रहा है उसमें वो कह रहे हैं कि 2030 तक, जब मारुति कह रहा है कि उनकी 6 ईवीज लॉन्च हो जाएंगी, तब तक इनकी जो टोटल सेल्स है उसमें 50% कंट्रीब्यूशन ईवी से यानी कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों से आएगा। ऐसा ये लक्ष्य लेके चल रहे हैं, ऐसा एम करके चल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि टाटा मोटर्स भले ही एक जमाने में जब शुरुआत हुई थी तो कमर्शियल व्हीकल कंपनी के तौर पे मानी जाती थी, अभी भी कमर्शियल व्हीकल में मार्केट लीडर है। मारुति पैसेंजर व्हीकल को लीड करती है, पिछले 3 दशक से मार्केट लीडर है। लेकिन जहां तक ईवी की बात है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जहां तक बात है, तो टाटा मोटर्स आप देखेंगे बहुत जल्दी, बहुत अर्ली मूवर एडवांटेज के तौर पर सामने आता हुआ दिखा है, और उसका जो नंबर्स में रिफ्लेक्शन है वो आपको साफ तौर पर दिखेगा भी। और यही कारण है कि क्वार्टरली बेसिस पे जो एक बड़ा एक टर्न राउंड है वो टाटा मोटर्स कर पाई है। आगे हम नंबर्स में समझेंगे उसको। अब जरा अगले पॉइंट की ओर चलते हैं और ये समझते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरह का है। मैंने आपको कहा था कि मारुति सुजुकी मोटर की कंपनी है, जापान की कंपनी है, तो जो जापानीज प्रमोटर हैं वो करीब 56% के आसपास इसमें होल्ड करते हैं। अगर आप घरेलू संस्थागत निवेशक जिसमें म्यूचुअल फंड्स खासतौर पे आते हैं वो करीब 18.5% के आसपास, और विदेशी संस्थागत निवेशक करीब 21.5% के आसपास होल्ड करते हैं। जो पब्लिक रिटेल होल्डिंग है, जो 2 लाख से कम की होल्डिंग रखते हैं, वो आप देखेंगे तो महज 4% के आसपास आपको मारुति में नजर आएगी। तो कुल मिला के देखा जाए, जापानीज कंपनी सुजुकी मोटर उनकी ज्यादा होल्डिंग है, मेजॉरिटी हिस्सा वही होल्ड करते हैं। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि मारुति को आप इंडियन कंपनी समझने की गलती ना करें। ये एक जापानी कंपनी है जिसमें सुजुकी मोटर का मेजॉरिटी हिस्सा है, 50% से ज्यादा वो होल्ड करते हैं। अब जरा टाटा मोटर्स के शेयर होल्डिंग पैटर्न की ओर चलते हैं कि उनके पास प्रमोटर्स का कितना हिस्सा है। टाटा सन्स ऑब्वियसली इसमें करीब 46.5% के आसपास होल्ड करते हैं। यहां पे अगर आप देखेंगे तो आपको जो पब्लिक की होल्डिंग है वो ज्यादा नजर आएगी, यानी कि जो रिटेल के पास टाटा मोटर्स के शेयर हैं वो ज्यादा नजर आएंगे। मारुति में 4% से कम है, लेकिन टाटा मोटर्स में आप देखिए 20% हिस्सा जो है वो आपको पब्लिक के पास नजर आएगा। सरकार के पास छोटी हिस्सेदारी है, एफआईएस के पास करीब 18% का स्टेक है, और म्यूचुअल फंड्स आप देखेंगे इस कंपनी में करीब 15% के आसपास होल्ड करते हैं। तो टाटा मोटर्स के केस में अगर आप देखेंगे तो इनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है इसमें आपको एक जो वेरिएशन नजर आएगा वो ये है कि जो रिटेल निवेशक हैं, एक प्राइस सेंसिटिविटी भी होती है, क्योंकि टाटा मोटर्स का शेयर आप देखेंगे 350-400 रुपए के आसपास है, और मारुति का शेयर काफी महंगा है, 8,500-9 हज़ार रुपए के आसपास का। तो इसलिए रिटेल ज्यादा उसमें फोकस करते भी नहीं है, थोड़ा प्राइस सेंसिटिव सेगमेंट होता है ये। और टाटा मोटर्स में अगर आप देखेंगे तो रिटेल का जो पार्टिसिपेशन है वो आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में काफी प्रोमिनेंट नजर आएगा। अब जरा चौथे पॉइंट की ओर चलते हैं और ये देखते हैं कि इन कंपनियों ने इनका जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो किस तरह का है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में जो पहली चीज मैं आपके सामने हाईलाइट करना चाहता हूं वो ये है कि कर्ज किस तरह का है। टाटा मोटर्स के लिए दिक्कत की बात रही है, पेन पॉइंट ये रहा है, जैसे मैंने कहा कि 2008 में इन्होंने जेएलआर का अधिग्रहण किया था, उसके बाद से आप देखेंगे इनका जो डेट है, जो कर्ज है वो काफी ज्यादा रहा है। करीब करीब आप देखेंगे 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का कर्ज आपको टाटा मोटर्स की बुक्स में नजर आएगा, जबकि मारुति के केस में आप देखेंगे तो ये निग्लिजिबल है, 385 करोड़ रुपए के आसपास का कर्ज है इनका। इसीलिए आप देखेंगे जो डेट टू इक्विटी रेशियो है बहुत ही कंफर्टेबल है। लेकिन टाटा मोटर्स के केस में आप देखेंगे 3 गुना से ज्यादा का डेट टू इक्विटी है। अमूमन अगर हम देखते हैं तो 1.5 से 2 गुना के आसपास तक भी अगर देखा जाए तो डेट टू इक्विटी हो तो मैनेजेबल मान सकते हैं। अगर वो हाई ग्रोथ सेक्टर में हो या इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की कंपनी हो तो उसमें 2 गुना के आसपास का भी जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो चल जाता है। लेकिन टाटा मोटर्स के केस में आप देखेंगे 3 गुना से ज्यादा का डेट टू इक्विटी रेशियो आपको नजर आएगा। हालांकि कैश की जहां तक बात है तो मारुति के पास ज्यादा कैश भी नहीं है, 3,000 करोड़ रुपए के आसपास की नकदी है। टाटा मोटर्स के पास कैश की भी अच्छी खासी रकम है, करीब 40-40,500 करोड़ रुपए के आसपास की रकम इनके पास आप देखेंगे कैश की नजर आएगी। अब ये जो बिक्री की ग्रोथ है और जो मुनाफे की ग्रोथ है
इससे आपको अंदाजा लगेगा कि पिछले 5 सालों में इन दोनों कंपनियों ने कैसा परफॉर्म किया है। ध्यान रहे, पिछले जो 5 साल है ये वही फेज है जिसमें 2 बुरे साल हमने खास तौर पे कोविड वाले देखे हैं, और जो चिप की शॉर्टेज थी उस वजह से ऑटो सेक्टर के ऊपर काफी ज्यादा इंपैक्ट आता हुआ दिखा है। ये वही फेज है जिसमें बिक्री की ग्रोथ अगर आप 5 साल का औसत देखेंगे तो मारुति के केस में आपको 5% से ज्यादा की ग्रोथ नजर आएगी। टाटा मोटर्स के केस में अगर आप देखेंगे तो ये जो ग्रोथ है वो 1% से भी कम है। तो इनके जो नंबर्स हैं उसमें वेरिएशन काफी ज्यादा है। उसमें नो डाउट जो जेएलआर का कंट्रीब्यूशन है वो भी काफी ज्यादा इफेक्ट करता है इनके नंबर्स को, क्योंकि जेएलआर के जो नंबर्स हैं वो काफी वॉलेटाइल रहे हैं पिछले कुछ समय की। अगर आप बात करें ब्याज खर्च इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुनाफा आने से पहले आपको ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। मारुति के केस में क्योंकि डेट काफी कम है इसलिए आप देखेंगे जो सालाना इनका डेट का जो इंटरेस्ट पे आउट है वो महज 126 करोड़ रुपए के आसपास का है। लेकिन टाटा मोटर्स के केस में आप देखिए 9,312 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट आउटगो है, यानी कि ब्याज का भुगतान है। और यही कारण है कि बीते 4 साल से अगर आप टाटा मोटर्स के सालाना आंकड़े देखेंगे तो बीते 4 साल से आपको टाटा मोटर्स घाटे में ही नजर आएगी। नो डाउट उसमें जेएलआर का भी कंट्रीब्यूशन काफी बड़ा है, लेकिन ये जो इंटरेस्ट का पेमेंट है ये कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स के मुनाफे को खाए जा रहा है, जिस वजह से आप देखेंगे 4 साल से लगातार घाटे में। और यही कारण है कि जो मुनाफे की ग्रोथ है आप टाटा मोटर्स के केस में देखेंगे -213% की है। मारुति के केस में भी हमने वेरिएशन देखा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कोविड का समय हमने देखा है पिछले 5 साल में, जिस वजह से इनके भी मुनाफे की ग्रोथ में आपको नेगेटिविटी नजर आएगी, लेकिन उतनी नहीं है जितनी टाटा मोटर्स के केस में है। तो कुल मिलाकर देखा जाए जितना आपको स्टेबिलिटी मारुति के नंबर्स में फाइनेंशियल्स में नजर आएगी उतनी टाटा मोटर्स के केस में नहीं नजर आएगी। टाटा मोटर्स का कर्ज ज्यादा है, इंटरेस्ट आउटगो ज्यादा है, और जो घाटे के नंबर हैं पिछले 4 साल से अगर आप देखेंगे टाटा मोटर्स उससे जूझती हुई नजर आ रही है, जिस वजह से हमने देखा है कि जो स्टॉक का परफॉर्मेंस है उसके ऊपर भी खास तौर पे इंपैक्ट हमने आता हुआ देखा भी है। अब जरा 5वें पैरामीटर की ओर चलते हैं कि दोनों कंपनियों ने शेयरों के रिटर्न किस तरह के डिलीवर किए हैं। जो मैं कह रहा था कि टाटा मोटर्स के केस में एक समय हमने देखा था कि ये शेयर 100 रुपए के भी नीचे फिसल गया था। अब 1 महीने में अगर आप देखेंगे तो आपको 5 से 7% के आसपास के रिटर्न नजर आएंगे, लेकिन 6 महीने में अगर आप देखेंगे जो बीते 6 महीने बीते हैं, क्योंकि मार्केट भी हमने देखा है कि हायर लेवल से थोड़ा सा प्रेशर में रहा है, तो मारुति भले ही 2-2.25% के आसपास गिरा, लेकिन टाटा मोटर्स का शेयर आप देखेंगे बीते 6 महीने में 10% के आसपास लुढ़कता हुआ नजर आया है। एक साल में अगर आप देखेंगे तो मारुति के शेयर ने, बावजूद इसके कि ये बहुत बड़ा शेयर है, 8,500-9 हजार के आसपास का शेयर है, 5.5% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न इसने डिलीवर किया है, क्योंकि संस्थागत निवेशकों की जो एक्टिविटी है माफ कीजिए, तो मारुति में काफी ज्यादा देखने को मिलती है। टाटा मोटर्स की जहां तक बात है तो 6.5% का नेगेटिव रिटर्न हमने देखा है पिछले 1 साल में, क्योंकि जब एक समय शेयर 100 रुपए के भी नीचे चला गया था उसके बाद से हमने देखा जब इन्होंने एसयूवी के ऊपर अपना फोकस बढ़ाया था उसके बाद शेयर में काफी अच्छे रिटर्न बनते हुए दिखे थे। 350-400 रुपए तक की चाल भी बनती हुई दिखी, लेकिन पिछले कुछ समय में अगर आप देखेंगे तो शेयर काफी ज्यादा लैकलस्टर ही देखने को मिला है। 5 साल में अगर आप देखेंगे ये 5 साल में वही फेज है जब हमने कोविड भी देखा है। मारुति का शेयर ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है और टाटा मोटर्स के शेयर ने 19% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न डिलीवर किया है, और ये मैक्सिमम ड्यूरेशन के चार्ट्स अगर आप देखेंगे तो करीब 5,000% के आसपास का रिटर्न आपको मारुति के केस में नजर आएगा, और टाटा मोटर्स के केस में करीब 1300% के आसपास के जो रिटर्न्स हैं वो बनते हुए दिखे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए बावजूद इसके कि मारुति एक हाई प्राइस शेयर है, उसके बावजूद भी टाटा मोटर्स को ज्यादातर पैमानों पे ज्यादातर अवधि में मारुति सुजुकी ने बीट किया है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो संस्थागत निवेशक होते हैं जिसमें घरेलू संस्थागत निवेशक और जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं उनका ज्यादा भरोसा, ज्यादा फोकस जो है वो मारुति सुजुकी के स्टॉक के ऊपर है, जिस वजह से आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम अवधि में 5,000% के आसपास का जो रिटर्न है वो आपको मारुति की स्टॉक ने डिलीवर करके दिया है। अब जरा छठे पैरामीटर की ओर चलते हैं। आपने परफॉर्मेंस तो देख लिया कि शेयरों ने कैसा किया है, लेकिन बीते 5 साल में इन दोनों कंपनियों के लिए सबसे खराब और सबसे अच्छा इवेंट कौन सा रहा है जिसने शेयर प्राइस के ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट डाला है, वो जानने के लिए हम चलते हैं रवि जी के पास। रवि सर, आपने कुछ पैरामीटर्स देखे हैं, ये जो पिछले 5 साल में मैंने आपके सामने शेयरों का प्रदर्शन तो रखा है, 5 साल में इन दोनों कंपनियों के लिए बताइए कि सबसे खराब इवेंट कौन सा रहा है और सबसे अच्छा इवेंट भी बताइएगा जिन्होंने इन दोनों कंपनियों के शेयरों के ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट डाला है। पहले जब डीजल गाड़ियों को मारुति ने यहाँ पर बंद किया था तब एक निगेटिव ट्रेंड यहाँ पर मारुति के साथ स्टार्ट हुआ था, और काफी हद तक अगर देखा जाए तो स्टॉक में 20% की गिरावट आपको देखने को मिली थी, और वो यही वजह थी कि लोगों ने सोचा मारुति ने अगर डीजल बंद कर दिया तो इसका मतलब है कि आगे अब मारुति का पेट्रोल व्हीकल क्या उतना सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, जिसकी वजह से मारुति के शेयर में एक बड़ा गिरावट देखने को मिला। लेकिन आज
वापस से स्टॉक को देखते हैं तो 26% की ग्रोथ के साथ 5 सालों में यहाँ पर अग्रेसिव तरीके से चल रहा है। लेकिन यहीं पे जब आप टाटा मोटर का कंपैरिजन करते हैं तो जेएलआर को जब खरीदा तो उसके बाद से जो उनकी बुक्स पे जो नुकसान देखने को मिला उसका भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट रहा। तो एक तरीके से टाटा मोटर के लिए जेएलआर का सौदा बहुत ज्यादा मुनाफे वाला नहीं रहा और उसकी वजह से आज भी उस बुक का असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इसी ऑब्वियसली। वजह से उस कंपनी के लोन की ग्रोथ जिस हिसाब से रही या जो लोन रहा उसने अभी तक उनकी बैलेंस शीट पे वो इम्पैक्ट डाल रखा है। तो ये दो मेजर इवेंट हुए इन दोनों कंपनीज में, जिसके बाद स्टॉक के ट्रेंड में बड़े बदलाव हुए। हालांकि टाटा मोटर के जब आप रिटर्न की बात करते हैं तो आपको एक साल में टाटा मोटर ने करीब 135% का रिटर्न दिया, जो कि आपको काफी अट्रैक्शन लग सकता है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि इसका मतलब है कि इस स्टॉक में उतार और चढ़ाव का माहौल काफी बड़ा देखने को मिला, जबकि मारुति का कंपैरिजन करें तो उसमें उतार और चढ़ाव जो है वो एक रेशनल देखने को मिलता है। मारुति के केस में हम देखते हैं कि वॉलिटिलिटी जो है वो शेयर में काफ़ी कम देखने को मिलती है। और टाटा मोटर्स की जहाँ तक बात है तो रिटर्न जरूर इसने पिछले एक साल में डिलीवर किए, क्योंकि जैसे मैंने कहा एक समय शेयर 100 रुपये के भी नीचे फिसल गया था। तो लोअर लेवल से क्योंकि बेस काफ़ी छोटा है तो वहाँ से जरूर आपको रिटर्न काफ़ी अच्छे नजर आ रहे हैं, लेकिन वॉलिटिलिटी यानी कि उतार चढ़ाव जो है वो टाटा मोटर्स के स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। अब जरा जो पूरा मुकाबला चल रहा है उसके फैसले की ओर बढ़े, उससे पहले एक दो पैरामीटर्स और हैं जो कि रवि सर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा मुकाबले की ओर। ब्रोकर्स क्या कह रहे हैं जरा उसके ऊपर नजर डाल लीजिए। ये पहले आपके सामने मारुति का चार्ट है कि ब्रोकर्स किस तरह की राय दे रहे हैं। देखिए निर्मल बांग कह रहे हैं कि 11,412 तक के जो लेवल्स हैं वो भी स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं, यानी कि करीब करीब 30% की अपसाइड जो मौजूदा लेवल्स है वहां से शेयर में और 30% की और ऊपर की ओर जो चाल है वो देखने को मिल सकती है। इसी तरह शेर खान ने करीब 11,000 का टारगेट दिया है, प्रभुदास लीलाधर ने 10,600, 10,500 का टारगेट मोतीलाल ओसवाल ने और 10,300 के आसपास की जो टारगेट प्राइस है वो एलकेपी सिक्योरिटीज की ओर से दिए गए हैं। यानी कि कम से कम 17% का जो अपसाइड है वो ज्यादातर ब्रोकर्स मानते हैं कि मौजूदा लेवल से मारुति के शेयर में देखने को मिल सकता है, क्योंकि इनकी जो ऑर्डर बैकलॉग है वो काफी अच्छी देखने को मिल रही है। हाल फिलहाल इन्होंने 2 ऐसी गाड़ियां हैं जो कि लॉन्च की हैं, इसमें जिमी है और एक बलेनो का एक और वर्जन है जो कि इन्होंने लॉन्च किया है। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो अपटिक्स हैं इनके ऑर्डर्स में, जो इनकी बकाया ऑर्डर बुक बची हुई है उसमें काफ़ी तेज़ी से देखने को मिले। और यही कारण है कि ब्रोकर्स जो हैं आने वाले समय में मारुति को लेकर काफ़ी बुलिश हैं और ऊपर में तो 11,400 तक के जो टारगेट्स हैं वो भी स्टॉक के लिए बताए जा रहे हैं। अब जरा टाटा मोटर्स पर ब्रोकर्स की क्या राय है उसके ऊपर भी नजर डाल लेते हैं कि मौजूदा लेवल से टाटा मोटर्स में किस तरह की अपसाइड देखने को मिल सकती है। देखिए 572 रुपए ये केआर चौकसी की ओर से टारगेट है, यहाँ पे भी 30% के आसपास का अपसाइड है। जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट की रेटिंग दी है, 525 रुपए का टारगेट है, 520 का टारगेट प्रभुदास लीलाधर ने दिया है। शेर खान 516 और 515 रुपए के आसपास के जो टारगेट्स हैं वो एमके ग्लोबल की ओर से दिए गए हैं, यानी कि 17% के आसपास की अपसाइड यहाँ पे भी कम से कम टाटा मोटर्स के केस में नजर आ रही है। और ऊपर में करीब 30% के आसपास की अपसाइड देखने को मिल सकती है। जो केआर चौकसी की रिपोर्ट है 572 रुपए तक के जो टारगेट्स हैं वो इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जरूरी है ये देखना कि इन दोनों कंपनियों के वैल्यूएशन किस तरह के हैं, जिससे इस चीज का पता चलेगा कि क्या वाकई में मौजूदा लेवल से इन दोनों शेयरों में अपसाइड की गुंजाइश कितनी है। जरा वैल्यूएशन की ओर बढ़ रहे हैं तो देखते हैं कि दोनों कंपनियां वैल्यूएशन के फ्रंट पे किस तरह से फेयर करती हैं। मारुति के केस में अगर आप देखेंगे, जैसे मैंने कहा 8,800 का भाव है, तो यहाँ पे पी यानी कि जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है वो करीब 36 गुना के आसपास का है। 441 के आसपास आपको टाटा मोटर्स का शेयर नजर आएगा, ये 13 फरवरी की क्लोजिंग है, लेकिन इस केस में आपको पीई नजर नहीं आएगा। अब आप कहेंगे कि टाटा मोटर्स का पीई क्यों नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पिछले 4 साल से लगातार टाटा मोटर्स घाटे में है। और अगर आप पिछले 12 महीने की अगर आप बात करें घाटे में है, कोई आपने मुनाफा ही दर्ज नहीं किया, तो फिर आपका ईपीएस ही नहीं है। जब ईपीएस ही नहीं है, प्रति शेयर मुनाफा नहीं है, तो फिर आप प्राइस टू अर्निंग कैसे निकालेंगे। तो उस लिहाज से कम पिछले 12 महीने में यानी कि 4 तिमाहियों में टाटा मोटर्स को मुनाफे में आना होगा, तब जाकर आप कह सकते हैं कि कोई प्राइस टू अर्निंग्स यहां पे देखने को मिल सकता है। कोई बात नहीं, दूसरा पैरामीटर है ईवी बाय एबिडा। इसके बेसिस पे अगर आप कंपेयर करेंगे तो मारुति के केस में 22 गुना के आसपास का जो ईवी बाय एबिडा है, एंटरप्राइज वैल्यू टू एबिडा, एबिडा यानी कि कामकाजी घाटा, और एंटरप्राइज वैल्यू होती है जिसमें इक्विटी और उसके साथ साथ डेट माइनस कैश, इस तरह से आपकी जो एंटरप्राइज वैल्यू है वो निकलती है। तो मारुति के केस में आपको 22 गुना के आसपास के मल्टीपल नजर आएंगे। टाटा मोटर्स के केस में भले ही पी आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन ईवी बाय एबिडा बेसिस पे मारुति के मुकाबले इनके जो वैल्यूएशंस हैं वो आपको काफी कम नजर आएंगे। 8 गुना के आसपास के जो मल्टीपल्स हैं वहां पे आपको नजर आएंगे। तो यानी कि भले ही इन्होंने पिछले 4 साल से मुनाफा दर्ज नहीं किया है, कोई
पीई के बेसिस पे डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं है मारुति के साथ, लेकिन अगर आप ईवी बाय EBITDA बेसिस पे देखेंगे तो आपको काफ़ी सस्ता नजर आएगा टाटा मोटर्स का शेयर। तो आपके सामने हमने सारे पैरामीटर्स ऑलमोस्ट कवर करने की कोशिश करी है। हमने आपको इतिहास भी बताया, फ्यूचर के लिए किस तरह से कंपनियां गियर अप कर रही हैं, पिछले 5 साल इन दोनों कंपनियों के लिए कैसे रहे हैं, वित्तीय प्रदर्शन कैसा रहा है, वैल्यूएशन किस तरह के हैं, ब्रोकर्स क्या राय दे रहे हैं, वो भी आपके सामने रखने की कोशिश करी है। लेकिन जरूरी है ये जानना कि आखिरकार इस मुकाबले का नतीजा क्या है, फैसला क्या है, निवेश कहां करना है। हमने वैल्यूएशन तो आपको बता दिया कि टाटा मोटर्स के अच्छे हैं, पर क्या टाटा मोटर्स मारुति के ऊपर भारी पड़ेगा? क्योंकि जिस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड मारुति का है, जिस तरह के नंबर्स इन्होंने डिलीवर किए हैं, जिस तरह की स्टेबिलिटी है मारुति के नंबर्स में, क्या मारुति के ऊपर टाटा मोटर्स भारी पड़ पाएगा? इसी को जानते हैं और वापस चलते हैं रवि सिंह जी के पास और उनसे जानते हैं कि आखिरकार इस मुकाबले का विजेता कौन सा है। सर, मुझे पता है कि ये जो आपके लिए ये सवाल है काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी दोनों में से अगर आपको एक कंपनी चुननी हो तो आप किसके साथ जाना चाहेंगे, या फिर दोनों कंपनी ही आपको पसंद है? देखिए, भारत के इक्विटी मार्केट में आप दो दिग्गज कंपनी पे जब आप कंपैरिजन करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों को पोर्टफोलियो में जरूर शामिल करना चाहिए। और अगर विनर की बात की जाए तो मुझे लगता है, मेरी अपनी नजर में टाटा मोटर पे मैं ज्यादा बेट करना चाहूंगा, लेकिन रेशियो बहुत थोड़ा ही चेंज है। और अच्छा। कोशिश यही होती है कि हमेशा इस तरीके के स्टॉक्स को पकड़ा जाए जो आपको ज्यादा वोलेटिलिटी के साथ ज्यादा रिटर्न दे पाए। और अगर इस कंपैरिजन को करते हैं तो टाटा मोटर यहाँ पर जो अभी फ्यूचर सोच है या जो कंपनी के डिसीजंस हैं, जो कंपनी के प्रोडक्ट हैं, उनमें बड़े बदलाव आए हैं और इस वजह से टाटा मोटर मेरी पहली चॉइस होगी और सेकंड चॉइस मारुति होगी। ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अगर 100 रुपए का निवेश आपको करना है तो मुझे लगता है कि 60 रुपए का निवेश यानी 60% निवेश आपका टाटा मोटर में होना चाहिए और 40% आपका निवेश मारुति में होना चाहिए। जहां तक रिटर्न की बात करें तो मुझे लगता है कि 5 सालों में जो पूरा का पूरा जो ऑटो इंडस्ट्री का ट्रेंड है वो पूरा चेंज होता हुआ नजर आएगा। और खास तौर से फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से देखते हैं तो जिस तरीके से टाटा मोटर ने यहाँ पर अपने ईवी सेगमेंट को लॉन्च किया, नए नए मॉडल्स लॉन्च किए हैं और खास तौर से उनके सेल्स जो इंक्रीज हो रहे हैं वो मारुति पे भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर 5 साल का निवेश अब यहां से रणनीति बनानी है तो उसमें टाटा मोटर ही यहां पर विनर होगा। चलिए, तो इतिहास को छोड़ दीजिए और फ्यूचर के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए। और फ्यूचर में जैसे मैंने कहा कि कंपनियां ईवी की ओर यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर किस तरह से मोल्ड कर रही हैं, शेप अप कर रही हैं, वहां पे किस तरह से फोकस है, तो उसमें जाहिर सी बात है, मैंने भी आपको बताया था कि टाटा मोटर्स फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। अभी भी आप देखेंगे 8 से 9% इनके टोटल सेल्स में ईवी का कंट्रीब्यूशन आता है और वही एक फैक्टर है जो कि रवि सिंह जी के मन में भी है, जो कि भारी पड़ता हुआ दिखा है, जिस वजह से 60% निवेश टाटा मोटर्स में करने की बात करें और 40% मारुति में करना है। सर, लेकिन यही बता दीजिए कि दोनों कंपनियों में टारगेट किस तरह के लेके चलने चाहिए? अगर 5 साल के हिसाब से अगर टारगेट की बात की जाए तो मुझे लगता है कि लगभग 17 से 18% पर ईयर ग्रोथ के साथ दोनों स्टॉक्स ग्रो करते हुए नजर आएंगे। और टाटा मोटर का स्टॉक 5 सालों में यहां से जो अभी 400 350 के बीच का जो दायरा होगा, इससे आपको डबल होता हुआ, यानी कि लगभग 5 सालों में यह स्टॉक एक बार 750 और 800 की रेंज में जाता हुआ नजर आएगा। दूसरी तरफ अगर मारुति के शेयर की बात करें तो चूंकि मारुति का शेयर इस समय अभी 8700 यानी कि 8500 से 9000 के बीच में है, तो ये रेंज आपको बढ़ती हुई नजर आएगी, लगभग 13500 तक ये स्टॉक जाता हुआ नजर आएगा। तो ओवरऑल अगर कंपैरिजन करते हैं तो 5 सालों में टाटा मोटर ज्यादा बेहतर रिटर्न दे सकता है। टाटा मोटर्स ज़्यादा बेहतर रिटर्न दे सकता है, लेकिन सर कोई डिस्क्लोजर जो कि आप देना चाहेंगे इन दोनों स्टॉक्स को लेकर? दोनों स्टॉक्स में मेरा पर्सनल कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन कंपनी की तरफ से ऐसे सजेशंस गए हुए हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और टाटा मोटर्स और ये जो मारुति के बीच का मुकाबला है और उसका विजेता बताने के लिए और साथ ही साथ किस अनुपात में निवेश करना है वो भी हमारे दर्शकों को बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। चलिए, तो फैसला आपके सामने रख देते हैं कि क्या फैसला निकल के सामने आया। अगर आपको ऑटो सेक्टर में ही रहना है, निवेश करना है, तो आपके सामने रवि सिंह जी का फैसला है, वो आपके सामने रख देते हैं। दोनों कंपनियां उनको पसंद है, यानी कि टाटा मोटर्स को भी आप दरकिनार नहीं कर सकते, मारुति को भी पीछे नहीं छोड़ सकते। नो डाउट फ्यूचर रेडी है टाटा मोटर्स, ईवी सेगमेंट पे ज्यादा फोकस है, इसलिए आपका ज्यादा निवेश टाटा मोटर्स में होना चाहिए। लेकिन जो स्टेबिलिटी है, जिस तरह का
ट्रैक रिकॉर्ड अभी तक मारुति ने डिलीवर किया है, जो मार्केट लीडर पोजीशन है पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में, उस वजह से आप मारुति को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपके 100 रुपए में से 40 रुपए का जो निवेश है वो मारुति की तरफ भी जाना चाहिए। किस तरह के टारगेट मिल सकते हैं? रवि सिंह जी ने हमें बताया कि अगर आप 5 साल होल्ड करते हैं तो टाटा मोटर्स का शेयर मौजूदा लेवल से, क्योंकि 17-18% का सालाना रिटर्न डिलीवर कर सकता है, इसलिए यहां से 2 गुना के जो रिटर्न है वो आपको टाटा मोटर्स के शेयर में देखने को मिल सकते हैं। इसी तरह से अगर आप मारुति के शेयर की बात करेंगे तो वो अभी फिलहाल 8,500 से 9,000 की रेंज के बीच में ऑपरेट करता है। अगर आप 5 साल होल्ड करते हैं तो इस शेयर में भी 13,500 तक के जो लेवल्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो आज का जो फैसला है वो कहीं ना कहीं डिवाइडेड है। हालांकि टाटा मोटर्स थोड़ा सा भारी पड़ता हुआ दिखा है मारुति के ऊपर, लेकिन अगर आपको रहना ही है ऑटो सेक्टर में तो टाटा मोटर्स और मारुति में आपका जो निवेश है वो डिवाइडेड रहना चाहिए। 60% निवेश आपको टाटा मोटर्स में करना है और 40% निवेश, यानी कि जो 100 रुपए में से 40 रुपए आपके जो हैं वो मारुति की तरफ निवेश में जाने चाहिए, तो आपके पोर्टफोलियो में बेहतर रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो आज के मुकाबले और रवि सिंह जी के साथ हुई चर्चा से हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि टाटा मोटर्स और मारुति दोनों ही निवेश के लिहाज से अच्छी कंपनियां हैं। 5 साल के नजरिए से मारुति के लिए आपको 13,500 रुपए का लक्ष्य रखना है और टाटा मोटर्स का शेयर तो यहां से 2 गुना भी हो सकता है। इसलिए टाटा मोटर्स में 60% का रिटर्न रखें और मारुति में 40% पैसा आपको लगा के चलना चाहिए। इसी के साथ स्टॉक्स मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये शो पसंद आया होगा और इस रिसर्च के जरिए जो हमने आपके सामने रखी है आपको अपने निवेश की रणनीति बनाने में मदद मिली होगी। तो मिलते हैं स्टॉक्स मुकाबला के अगले एपिसोड में, जो कि अगले महीने होगा, एक और सेक्टर के 2 मजबूत दावेदारों के साथ। तब तक आप देखते रहिए मनी 9। लेकिन इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, चलते चलते इन दोनों शेयरों ने मैक्सिमम ड्यूरेशन यानी कि मैक्सिमम अवधि में किस तरह के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं, किस तरह का प्रदर्शन किया है, वो आपको दिखाते हैं। चार्ट्स के जरिए एक बार देख लीजिए।